Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to study chapter tissue. देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा, आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। देखिए, जैसे एक घर होता है, उस घर को बनाने के लिए सबसे छोटी से छोटी चीज़ आपको क्या चाहिए होती है? एक ईंट चाहिए होती है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ का इस्तेमाल किया गया वो होता है सेल। अब देखिए, जैसे कि हम कुछ ईंटों से मिलकर एक रूम बनाते हैं, फिर कुछ ईंटों से दूसरा रूम बनाते हैं, किसी से वॉशरूम बनाते हैं, वैसे ही सेल के कुछ ग्रुप से, मतलब कोशिकाओं के कुछ ग्रुप से एक कार्य होता है, सेल और कोशिकाओं के दूसरे ग्रुप से दूसरा कार्य होता है। वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो यदि ये सारी कोशिकाएं या फिर हम कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर में सेम है, मतलब इनकी संरचना सेम है और ये कार्य भी सेम ही कर रही है, तो इनके इस समूह को हम टिश्यू कहते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं उत्तक। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब धरती पे सारे ही प्राणी सेल्स के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से बने हुए थे। अब देखिए लॉजिक की बात देखिए, यदि प्राणी एक ही सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेल मतलब कोशिका, एक कोशिकीय के जीव है, यदि वे एक ही सेल सारे काम कर लेगी, मतलब अब उनके पास में एक ही सेल ही एक है तो वही सारे काम करेगी। जैसे कि अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले ही अपना सारा काम करेंगे, बट यही अगर आपके दोस्त साथ में हैं, आपके कोई घर वाले साथ में, आपके भाई बहन साथ में, तो आपको उस काम में हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिन प्राणियों में बहुत सारी सेल पाई जाती है, मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीव हो, तो वहां विभाजन हो जाता है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह बना दिया जाता है। तो हम उत्तक की फिर से परिभाषा देख लेते हैं, टिश्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह जो स्ट्रक्चर में सेम है, जो संरचना में समान है और साथ कार्य करें, वर्क टुगेदर, तो उससे हम कहते हैं टिश्यू, उत्तक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई सेल छोटी इकाई होती है, एक कोशिकीय जीव है तो सारे कार्य एक सेल से ही होंगे, बहुकोशिकीय जीव है तो बहुत सारी सेल्स के अलग अलग ग्रुप बनेंगे, उन ग्रुप में से एक ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यू या फिर कह सकते हैं उत्तक। देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है कि क्या प्लांट और एनिमल्स, मतलब पौधे और जानवरों में समान तरीके के उत्तक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पौधे स्टेशनरी होते हैं, मतलब वे एक जगह रुके हुए होते हैं, तो उनको ऐसे उत्तकों की जरूरत है जो उनके एक जगह रुके रहने को, मतलब उन्हें सपोर्ट कर सके, उन्हें टिका सके एक जगह, ऐसे उत्तकों की जरूरत है। बट लेकिन जानवर क्या है, घूमते रहते हैं, तो उनके टिश्यूज मोस्टली ऐसे होते हैं जो उनको वृद्धि में सहायता दे सके। तो इसका उत्तर होगा नहीं, पौधे और जानवर दोनों के उत्तक सेम प्रकार के नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू, देखिए प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यदि प्लांट का टिश्यू, पादप का उत्तक हर वक्त विभाजन कर रहा है तो उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, हिंदी में बोले तो विभज्योतक उत्तक। नाम में ही है विभज्योतक, मतलब विभाजन। और परमानेंट उत्तक वो होते हैं जो विभाजन नहीं करते, जो कभी विभाजन किए होंगे बट अब वो उस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब वो आगे नहीं जा रहे, तो ऐसे उत्तकों को हम कहते हैं परमानेंट उत्तक। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि द डिवाइडिंग टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब विभाजित होने वाले उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहा जाता है।
तो सीधी सी बात है, अगर ये विभाजन हो रहे हैं तो ये उन्हीं बिंदुओं पर उपस्थित होंगे, मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे प्रेजेंट होगी जहाँ पे ग्रोथ हो रही, वृद्धि हो रही, मतलब जहाँ इनकी जरूरत है। इनकी जरूरत कहाँ है? वृद्धि वाली जगह, ग्रोथ की जगह इनकी जरूरत है। तो ये कुछ ही, देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश का ये वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफिक, विशिष्ट बिंदुओं पर ही, ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे। ये सिर्फ वहां ही पाए जाएंगे जहां वृद्धि, ग्रोथ की आवश्यकता है। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखिए, इंग्लिश में एपेक्स मतलब होता है किसी चीज का सबसे ऊपरी हिस्सा, और हिंदी में शीर्ष का मतलब भी क्या होता है? ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जड़ और तने, उनके सिरों पर जो उत्तक पाया जाएगा उसको हम बोल देंगे एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे बालों की ग्रोथ है वो सिरों से होती है, उसी तरीके से तने की और जड़ों की ग्रोथ भी उनके सिरे पर होती है। तो जो एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा वो भी उसके सिरे पर ही पाया जाएगा, ताकि वह यहाँ से उनकी वृद्धि में सहायता दे सके। अब देखिए, ये तो वो हमने देखी थी लंबाई, कि भाई उसकी लंबाई बढ़ रही थी, सिरों से बढ़ रही थी। पर अब अगर किसी चीज की चौड़ाई बढ़ानी हो तो वो उत्तक उनके साइड में पाया जाएगा। साइड में मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो लेटरल मेरिस्टम, और हिंदी में बोलेंगे तो पार्श्व विभज्य उत्तक। तो ये इनके लेटरल साइड्स में पाया जाता है। इससे क्या होता है? इस तने की और जड़ों की, स्टेम और रूट की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, 2 टिश्यू क्लियर हो गए, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या? जैसे कि मान लीजिए एक तना है, इस तने के बीच में बहुत सारे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे। अब इन पॉइंट से क्या यहाँ भी ग्रोथ होती है, यहाँ से निकलती है शाखाएं। ये क्या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं? अब ये यहाँ ग्रोथ होनी है, वृद्धि होनी है, यहाँ से क्या निकलेगी? शाखाएं निकलेगी। शाखाओं से और शाखाएं निकल सकती है, वहां से पत्तियां निकल सकती हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ कोई ना कोई ग्रोथ होगी, जहाँ से शाखाएं निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं अंतर्वेशी। मतलब ये बीच में है ना, तो इसलिए इंग्लिश में बोल देंगे इंटरकैलरी, हिंदी में बोल देंगे अंतर्वेशी। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोड। इसलिए इसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टम, मतलब लोकेटेड नियर द नोड या पर्व संधि के पास में। इनको हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हमने 2 देखे। अब ये दोनों का कार्य अलग अलग है, तो इन दोनों की संरचना भी अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके से बने हुए होंगे। तो सही बात है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको बहुत ज्यादा विभाजन करना है। तो ये ऐसी सेल से बना हुआ होगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, हर वक्त काम करती रहेगी। और ये हर वक्त काम नहीं करेगी, तो इनकी सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और जो जितना काम करेगा उसके पास में अंदर का रॉ मटेरियल उतना ही ज्यादा होगा। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी कोशिका होती है, अगर आपने सेल का चैप्टर पढ़ रखा है, कोई कोशिका है, कोई सेल लेते हैं, उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसमें ये उतना ही ज्यादा गाढ़ा मतलब डेंस होगा। और जो सेल काम ही नहीं करेगी, जो डेड हो चुकी है, उनमें साइटोप्लाज्म पाया ही नहीं जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभज्योतक उत्तक का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और ये विभाजन करती रहती है। तो इनकी दीवारें मतलब इनकी वॉल्स भी बहुत पतली होती है। अब यहाँ पे सेलुलोज लिखा हुआ क्यों है? क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखना, पौधों की दीवारें हमेशा सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब साइटोप्लाज्म है तो आपको ये पता होगा, न्यूक्लियस भी होगा और ज्यादा काम कर रही है, इसलिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, प्रमुख केंद्रक होगा। और वैक्यूल्स इनके पास में नहीं होंगे। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये आपको सेल के चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। देखिए इसके नाम में ही स्थायी उत्तक, मतलब ये अभी एक जगह रुक चुके हैं, ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहले ये डिवाइड कर रहे थे तो तब ये मेरिस्टेमेटिक थे, लेकिन इनके डिवाइड होते होते ये उस स्टेज पर आ गए
कि अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये पहले मेरिस्टेमेटिक थे, लेकिन अब ये वो उत्तक बन चुके हैं, अब ये वो टिश्यू बन चुके हैं कि इनका अब काम फिक्स हो चुका है, अब इनको आगे नहीं डिवाइड करना। तो अब हम इनको बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू, या फिर कह सकते हैं स्थायी उत्तक। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कुछ सेल्स बनी, उनका कुछ स्पेसिफिक रोल डिसाइड हुआ, पर अब उनकी विभाजन करने की क्षमता गायब हो चुकी है। ऐसे इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैथ से, जब एक चीज से दूसरी चीज में बदलता है कोई, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में बदलना। पर जो जिन टिश्यूओं के साथ ये हुआ है, जो कि अब विभाजन करने की क्षमता खो चुके हैं, जो डिवाइड नहीं करेंगे, उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब वही लाइन हिंदी में लिखी हुई है कि विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक मतलब फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा बनाई गई कोशिका है, मतलब वो पहले उन्हीं से डिवाइड होकर बनी होगी, पर अब वह कोई एक फिक्स कार्य कर रही है और अब विभाजित होने की क्षमता खो चुकी है। इसे विभेदन कहते हैं, और ऐसे प्रक्रिया से बने टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी उत्तक कहते हैं। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ लिया, अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू में देखो, वैसे तो दो होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में तीन होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा। अब हम इन तीनों की पहले तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है, फिर इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, फिर इनको हम एनसीईआरटी से भी पढ़ लेंगे ताकि कोई किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला है पेरेन्काइमा। हिंदी में भी पेरेन्काइमा, इंग्लिश में भी पेरेन्काइमा। अब ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, मोस्ट कॉमन। अभी सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब अगर ये इसकी दीवारें अगर मोटी हुई तो ये ज्यादा स्पेस कवर करेगा, लेकिन अगर इसकी दीवारें पतली हुई तो ये कम स्पेस कवर करेगा, और हम नहीं चाहते कोई भी चीज ज्यादा स्पेस कवर करे, तो इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। अब ये ज्यादा पाया जाता है, तो आप खुद सोचिए, इसकी सेल्स अगर डेड हुई तो इसके ज्यादा पाए जाने का क्या फायदा हुआ। तो ये ज्यादा स्पेस भी ना कवर करे और हमारा मोस्टली काम भी हो जाए, इसलिए इसकी सेल्स को लिविंग होना पड़ेगा। तो इसकी सेल्स लिविंग होती है, पतली सेल वॉल होती है। एक और चीज अभी इसमें यहाँ लिखा हुआ है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, दो सेल है। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर या फिर अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, मतलब ये जो फीचर है, ये सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा में ही पाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इसका सबसे ज्यादा काम क्या है कि ये भोजन संग्रहित करता है, फूड स्टोर करके रखता है। अब पेरेन्काइमा के भी दो एग्जाम्पल है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब ये स्टोरेज करता है, तो ये स्टोरेज अब दो का कर सकता है, ये भोजन का भी कर सकता है और ये एयर का भी कर सकता है। अब अगर ये भोजन का कर रहा है तो मतलब इसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पता है कि क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो जिस उत्तक में क्लोरोफिल है, जिस टिश्यू में, पेरेन्काइमा के उस टाइप को हम क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। और जहां पे एयर है, खाली हवा के वायु गुफाएं हैं, एयर कैविटीज हैं, उससे हम एरेन्काइमा कह देते हैं। तो आपको पेरेन्काइमा में इतना ध्यान रखना है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये मोस्ट कॉमन है, सबसे आम सरल उत्तक है, थिन सेल वॉल है, पतली कोशिका भित्ति है, जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, बड़े अंतर कोशिकीय स्थान है, फूड स्टोर करता है, मतलब भोजन संग्रहित करता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे क्लोरेन्काइमा कह देंगे। अगर एयर कैविटीज पाई जाती हैं तो उसे एरेन्काइमा कह देंगे। अभी के लिए ये हमने बहुत ही ब्रीफ में समझा है। इसको जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेरेन्काइमा क्या है और कहाँ पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
दूसरा है कोलेनकाइमा। अब जैसे कि वो पैरेन्काइमा जो था वो सॉफ्ट था, ठीक है, स्टोरेज के काम आता था, लेकिन कोलेनकाइमा जो है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए काम आता है, मतलब लचीलापन प्रदान करता है। आपने देखा होगा पत्तियों को हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, उनके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कोलेनकाइमा देता है। अब इसके भी सेल जीवित होते हैं, लिविंग है, परंतु इसके जो सेल है वो थोड़े लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी जैसी। और इसके जो कोने हैं वो थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जैसे ये है अगर कोई सेल, तो इसके कोने बहुत मोटे होंगे, क्यों, ताकि ये टूटे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें लचीलापन देना है ना। अगर ये पतली होती तो ये बहुत आसानी से टूट जाती, पर हमें तोड़नी नहीं है, हमें इसको सही रखना है। तो इसके लिए इसके कोने थोड़े से मोटे होते हैं, और कहीं मोटे हैं कहीं पतले हैं, अनियमित रूप से हैं। और परंतु अब ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मतलब इनको दूर दूर नहीं होना। अगर ये दूर दूर हुए तो ये तो आसानी से टूट जाएंगे, इसलिए ये थोड़े पास होते हैं। पैरेन्काइमा में हमने देखा दूर होते हैं तो उनके बीच का इंटरसेल्युलर अंतरकोशिकीय स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, इनके अंदर कम होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कम अंतरकोशिकीय स्थान। तो समझ में आ गया होगा, फिर से देख लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, ये जीवित है, लिविंग है, इलोंगेटेड है, लंबी कोशिकाएं हैं, थिक कॉर्नर होते हैं, मोटे कोने, लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस है, मतलब कम अंतर कोशिकीय स्थान है। अब हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा इन तीनों से अलग, दोनों से अलग है पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा से, क्योंकि वो दोनों लिविंग थे, ये डेड है। एक स्टोरेज दे रहा था, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, परंतु ये जो है ये प्लांट को, पौधे को हार्ड बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब हार्ड कोई चीज कब बनेगी, जब वो डेड है, मतलब उसमें जान नहीं है, तभी तो वो कठोर होगी। जैसे पत्थर, स्टोन, उसमें जान नहीं है तभी तो वो इतना हार्ड है। इसके लिए स्क्लेरेन्काइमा जो है बहुत ही कठोर होता है, ताकि ये पौधों को हार्डनेस, कठोरता प्रदान कर सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, पौधे को कठोर और सख्त बनाता है। इसके लिए इसमें डेड सेल पाई जाती है। अब इसमें डेड सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होगी, तो वॉल थिकन्ड। अब दीवार को मोटा करने के लिए कुछ तो भरना पड़ेगा ना इसमें। वो जो केमिकल इनमें भरा हुआ होता है कुदरती तौर से पौधों के अंदर, उसको हम लिग्निन कहते हैं। और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि स्क्लेरेन्काइमा की वॉल में क्या होता है, तो आपको याद रखना है लिग्निन होता है। इसकी वजह से ही इनकी दीवारें थिक, मोटी होती हैं। ठीक है, अब ये हार्ड क्यों है, ताकि हम इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, शक्ति प्रदान कर सके, क्योंकि पौधों को शक्ति भी तो चाहिए। वो जो तना खड़ा है वहां पे वो अपने शक्ति की वजह से खड़ा है, अपने स्ट्रेंथ की वजह से खड़ा है। तो ये हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा जो है पौधे का सबसे सॉफ्ट और सबसे सिंपलेस्ट उत्तक है, मतलब सबसे नरम और सबसे सिंपल पाया जाने वाला उत्तक है। अब ये क्या है, क्या काम कर रहा है, ये आपको थोड़ा इमेजिन करने में मुश्किल होती होगी, इसलिए ये मैंने दोबारा ऐड किया है ये। इससे क्या आपको चीज एकदम लॉजिक के साथ क्लियर हो जाएगी, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये, कहाँ पाया जाता है, अलग अलग आप इसको समझ पाएंगे। इसके लिए ये मैंने एक नई पीडीएफ तैयार करी, इससे आप समझ पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। जैसे कि आपके घर में कोई स्टोर रूम हो, कोई स्टोर रूम हो जहां पे हम सब कुछ सामान रखते हैं, तो ये भी पौधे का एक स्टोर रूम है जहां पे वो अपना खाना और पानी रखता है। अब देखिए खाना और पानी कहाँ पाया जा सकता है। पहली चीज तो ये सॉफ्ट है, दूसरा ये स्टोर करके रखता है। तो अब ये दोनों दिमाग लगाओ कि सॉफ्ट क्या है और वहां कुछ स्टोर भी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में क्या आएगी, फ्रूट।
क्योंकि फ्रूट सॉफ्ट होता है और उसके अंदर खाने के लिए आपको पता ही है, तो उसमें खाने के लिए भी है, तो वो खाना स्टोर करके रख रहा है, तो पैरेनकाइमा फ्रूट्स में पाया जाएगा। दूसरा पत्तियां, पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, पत्तियों के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड। तो यहाँ भी क्या पाया जाएगा, पैरेनकाइमा पाया जाएगा, मतलब पत्तियों में भी पैरेनकाइमा ही पाया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि सॉफ्ट हो और कुछ स्टोर कर रहा हो, बस ये दोनों चीज है तो पैरेनकाइमा है। पहला हमने फ्रूट देख लिया, दूसरा हमने लीव्स देख लिया, अब ये तीसरा है पिथ। पिथ का क्या मतलब है, जो तने का बीच वाला हिस्सा होता है ना, उससे पिथ कहते हैं। हम देखिए जो तना है वो बाहर से तो आपको दिख ही रहा है, बहुत हार्ड होता है, पर जब आप इसको कभी काटे तो आपको एकदम बीच में जो हिस्सा होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसमें फूड भी स्टोर होता है, जिससे कि पौधे का काम चलता है, तो उसको हम बोलते हैं पिथ। तो यहाँ पे भी पैरेनकाइमा ही पाया जाता है, ठीक है। वैसे ही एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, तो ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे किसी चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आप इतना रखिए कि पिथ और कॉर्टेक्स, लीव्स और फ्रूट, इन सभी नरम हिस्सों में पैरेनकाइमा पाया जाता है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आपको पैरेनकाइमा क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। अब ये करता क्या है, व्हाट डज। तो ये फूड स्टोर करता है, ये वाटर स्टोर करता है। मैंने आपको बताया कि पत्तियों में क्लोरोफिल है, पत्तियों में पैरेनकाइमा है, उसकी हेल्प से ही ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमने क्या किया, क्लोरो प्लस पैरेनकाइमा जोड़ दिया और नाम बना दिया क्लोरेनकाइमा, ये इसका एक प्रकार हो गया। और यदि कुछ पौधे आपको पता है ऐसे होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं, तो मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज है जो उनको तैरने में मदद करती है। आपको पता है कि जो एयर बैग्स होते हैं वह किसी भी चीज को तैरते रहने में मदद करते हैं। तो अब कोई भी पौधा अगर ऊपर तैर रहा है, कोई भी पत्ती ऊपर तैर रही है, मतलब उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हवा भरी हुई है। तो ऐसे पौधों में पैरेनकाइमा जो है वो खाली हवा, एयर स्पेस के लिए काम करता है, मतलब वो कोशिश करता है कि यहाँ पे हवा भरी रहे, ऐसा जगह क्रिएट करता है वो। उसकी वजह से क्या होती है, वो फ्लोट रहता है, पौधा तैरता रहता है। अब देखिए, हवा मतलब एयर, और वो पैरेनकाइमा की वजह से है, और हमने इन दोनों के नाम को जोड़ दिया और बन गया एरेनकाइमा। तो आप समझ चुके होंगे, आशा करती हूँ मैं। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसा कि पत्तियों में खाना तैयार हो रहा है, तो क्लोरेनकाइमा। लेकिन अगर उसको तैरना है, मतलब उसको थोड़ी खाली जगह चाहिए जिसमें हवा भरी हुई हो, तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम बोल देंगे एरेनकाइमा। तो हिंदी में देख लेते हैं, पहला काम खाना जमा करना, दूसरा पानी जमा करना, और अगर हरित लवक है मतलब क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस होएगा, प्रकाश संश्लेषण, जिसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और अगर हवा भरी हुई है, पौधा तैरता है, तो उसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई है कि सॉफ्ट स्टोरेज रूम की तरह ये काम करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज आपको सॉफ्ट लग रही है, कोई भी ऑप्शन देख के ऐसे लग रहा है कि नहीं ये तो सॉफ्ट होगा, तो सबसे पहले आप सोचिए पैरेनकाइमा के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलेनकाइमा। देखिए, पैरेनकाइमा जो था वो सॉफ्ट था और स्टोरेज करता था। आप ऐसे हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी, ठीक है। यहाँ देखिए, ये फ्लेक्सिबल है, वो सॉफ्ट था, ये फ्लेक्सिबल है। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल में आप मतलब समझते होंगे, सॉफ्ट जैसे कोई चीज हाथ में तो ले ली, पर आप उसको ज्यादा खींच नहीं पा रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। फ्लेक्सिबल मतलब है कि आप उसको खींच भी पा रहे हैं, मोड़ भी पा रहे हैं किसी भी दिशा में, वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लचीला। और ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। वो क्या कर रहा था, स्टोरेज दे रहा था, ये मजबूती दे रहा है। आपने पतंग देखी होगी,
पतंग के अंदर जो रबड़ की लगी हुई होती है, आपने देखा होगा कि वो पतंग मुड़ जाती है आराम से, पर टूटती नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही है ये, कि एक ऐसा सोचो जैसे पतंग में लगी रबड़ जैसी तिल्लियां मुड़ती है पर टूटती नहीं है। तो बिल्कुल कॉलन कायमा वैसा ही काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलन कायमा क्या है, बट अब ये कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, आप सोच के देखिए। यंग स्टेम, पहला यहाँ लिखा हुआ है यंग स्टेम। यंग स्टेम क्या होता है, आपने पौधों के, छोटे पौधों के तने देखे होंगे जिनकी हरी डंडियां होती हैं, पतली पतली हरी डंडियां होती है। एक तो तना होता है जो पौधों का मोटा होता है ब्राउन कलर का, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत हार्ड होता है। लेकिन जब पौधा अपने शुरुआती दौर में होता है, जब उसका पतला सा डंडा होता है एकदम ग्रीन कलर का, हम उनकी बात करें तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है इन यंग स्टेम, कच्चे हरे तनों में। देखो हिंदी में तो यहाँ कलर भी लिखा हुआ है हरा। तो हरे तनों में, क्योंकि आप उसको ऐसे मोड़ दो कैसे ही मोड़ दो वो नहीं टूटेगा, आप उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां कॉलन कायमा पाया जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी है और मजबूती भी दे रहा है, लचीला भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है। दूसरा दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ आएगी, जैसे कि हमारे शरीर की जो त्वचा है, आपने देखा होगा कि ऊपर की जो त्वचा है उसके अंदर बहुत लचीलापन है। आप अपने हाथों की त्वचा को हाथ लगा के देखिए, बहुत लचीली है। तो बिल्कुल ऐसा ही पौधों के अंदर होता है, जो ऊपर की जो त्वचा होती है। अब ऊपर की त्वचा को हम हिंदी में बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। वहां पर भी कॉलन काइमा ही पाया जाता है, क्योंकि बाहर सबसे ज्यादा लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और स्टोरेज भी होना चाहिए, ताकि वो आसानी से टूटे नहीं। तभी तो नीचे की वस्तुएं या फिर नीचे का स्थान जो है सुरक्षित रहेगा। इसके लिए ऊपर हमेशा कॉलन कायमा पाया जाता है। और क्या है ये, अच्छा पेटियोल में पाया जाता है। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल मतलब होता है पत्तियों का डंठल, लीफ स्टॉक। अब ये पत्ती है, इसका जो ये डंठल है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। आपने कभी देखा होगा कि ये चीज बहुत मजबूत होती है, आप इसको कैसे भी मोड़ लो, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियां हवा में उड़ती रहती हैं, फिर भी अलग नहीं होती है यहाँ से। बहुत मुश्किल होता है अलग होना, एक बहुत ज्यादा फोर्स के बाद में अलग होती है, पर मोस्टली अगर थोड़ा बहुत है तो वो अलग नहीं होती। तो इस पेट्योल में ऐसा क्या पाया जाता है कि ये इतना फ्लेक्सिबल है और मुड़ भी जाता है आराम से, मजबूत भी है। तो यहाँ पे पाया जाता है कॉलन काइमा। अब देखिए हमने ये देख लिया कि कॉलन काइमा क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो करता क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीलापन देता है, ये मजबूती देता है, ये सपोर्ट देता है। जैसे भी हमने देखा कि ये पत्ती जो है इसके सहारे पौधे से जुड़ी हुई थी और इसके सहारे टिकी हुई भी थी, तो ये सपोर्ट दे रहा है। ये प्लांट को बेंड होने में, हवा में झुकने देता है, बिना टूटे, विदाउट स्नैपिंग, टूटने नहीं देता। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि कोई फ्लेक्सिबल रबड़ की रॉड हो, लचीली रबड़ की छड़ियां। याद रखना रॉड ये भी है और रॉड स्क्लेरन कायमा भी होगी, पर ये रबड़ की रॉड है। ये चीज थोड़ी सी मैं यहाँ पे शब्दों पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वहां हमने पैरन कायमा को हमने स्टोर रूम बोला था, सॉफ्ट स्टोर रूम। यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल रबर रॉड। ये आपकी याद करने के लिए, बाकी इन शब्दों से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आएगा कि वो एपिडर्मिस में है, पेटियोल में है, यंग स्टेम में है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। तो नॉट टू सॉफ्ट, नॉट टू हार्ड, जस्ट फ्लेक्सिबल, मतलब ना ज्यादा पतला ना ज्यादा कठोर, इतना कि फ्लेक्सिबल है और मजबूती दे रहा है, वो हमारा कॉलन कायमा होता है। अब लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब उसका लास्ट है स्क्लेरन कायमा। अब ये अलग है, वो दोनों थोड़े सॉफ्ट थे, कॉलन कायमा थोड़ा कम सॉफ्ट था, पर वो दोनों सॉफ्ट में ही आते थे, पर ये जो है ये हार्ड में आते हैं। ठीक है। पैरन कायमा जो था वो स्टोरेज दे रहा था, और कॉलन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था।
पर ये क्या देता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है, सबसे कठोर और मजबूत उत्तक है पौधे का, जैसे कि आयरन रॉड। मैंने आपको कहा था रॉड याद रखना, वो रबर रॉड के जैसे काम कर रहा था कॉलिनकाइमा, मुड़ पा रहा था, पर ये जो है ये आयरन रॉड के जैसे, ये मुड़ नहीं पाएगा, ये खाली मजबूती देगा। तो ये इन शब्दों को थोड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। पौधे का सबसे कठोर और मजबूत उत्तक, जैसे कोई लोहे की रॉड, जैसे कोई ये बिल्डिंग है, इसके अंदर हम लगा देते हैं रॉड, क्योंकि ताकि ये खड़ी रहे, जो इमारतों में लगाई जाती है जैसे। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा पाया कहाँ जाता है। अब आपने नारियल के वो देखे होंगे रेशे, जो नारियल से निकलते रहते, जिनको आपको हटाना पड़ता है अंदर का निकालने के लिए नारियल, तो वो जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, आपने कभी देखा होगा वो। तो उनके अंदर स्क्लेरेंकाइमा ही होता है, तभी वो इतने कठोर, इतने हार्ड होते हैं। तो कोकोनट हस्क, ये नारियल के रेशे, कहीं भी लिखा हो तो आपको याद रखना है कि स्क्लेरेंकाइमा है। दूसरा सीड कोट, आपने बीज देखे होंगे, उनका जो ऊपर की परत होती है वो बहुत हार्ड होती है। वो हार्ड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा है। और ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर ये जो वेन है, इनको वेन बोलते हैं। वेन क्या होती है आपको पता होगा, नसों को हम वेन बोलते हैं। तो ये जो है, इनके अंदर भी स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है, क्योंकि अगर ये टूट गई तो जैसे कि हमारी नसों में क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है और हमारे शरीर की पूर्ति करता है। तो वैसे ही यहाँ पत्तियों की पूर्ति के लिए भी तो नसें हैं इनके पास में, अगर ये टूट जाएगी तो इनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी? तो इसके लिए इनको बहुत कठोर होना जरूरी है। इसलिए पत्तियों की वेन्स में हमेशा स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। और हमने देखा था कि जो नीचे जो पेटियोल था उसके अंदर कोलेनकाइमा पाया जाता है, ये स्क्लेरेंकाइमा। और ये जो बीच का जो हरा हिस्सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो ये पत्ती के अंदर तीनों ही उत्तक पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैच्योर स्टेम, अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मैच्योर स्टेम, और ये जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तभी भी साफ साफ लिखा हुआ आता है। मैंने आपको बताया था यंग स्टेम, यंग स्टेम जो कि हरे कलर का हो, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर कोलेनकाइमा पाया जाता है। पर जो मैच्योर स्टेम है, जो कि थोड़ा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा कठोर हो चुका है, तो वो कठोर है तो उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। एकदम साफ साफ अलग है कंसेप्ट, क्लियर हो चुका है, तो आंसर हमेशा सही ही होंगे आपके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नारियल के रेशे, कोकोनट हस्क, हार्ड सीड कोट, कठोर बीजों के छिलके, वेन्स ऑफ लीफ, पत्तियों की नसें, या फिर मैच्योर स्टेम, पक्के हुए परिपक्व तने। अब सब कुछ देख लिया, तो अब देखते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा करता क्या है। ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कठोरता और मजबूती, मतलब ताकि वो खड़ी रही एक जगह, उसको तोड़ ना सके। तो जैसे कि कोई आयरन आर्मर, जैसे कि कोई लोहे का कवच, तो आप याद रख सकते हैं हमने पैरेन्काइमा को बोला था स्टोरेज रूम, वो भी सॉफ्ट स्टोरेज रूम। कोलेनकाइमा को हमने बोला था रबर रॉड, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल था और सपोर्ट दे रहा था। ये है हमारा आयरन रॉड या फिर आयरन आर्मर, जैसे लोहे का कवच। ये सुरक्षा देता है, रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इनका फाइनल कंपैरिजन देख लेते हैं। जिससे पैरेन्काइमा मैंने बता ही दिया, सॉफ्ट स्टोरेज है, हिंदी में बोलेंगे तो नरम स्टोरेज, स्टोर रूम। ये सॉफ्ट होते हैं और ये खाना और पानी स्टोर करके रख रहे हैं, तो ये लिविंग होंगे। बता ही दिया मैंने आपको इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। कोलेनकाइमा क्या है, फ्लेक्सिबल रबर रोड, जैसे लचीली रबड़ की छड़ियाँ। अब ये भी लिविंग ही होंगे, तभी तो ये बैंड कर पा रही है, आराम से सपोर्ट दे पा रही। पर ये आयरन रॉड है, ये खड़ी है, ये हिल नहीं रही, मतलब ये डेड है। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत हैं और हार्ड है। क्या काम करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं।
देखिए परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स हमको पढ़ना है। आपको याद दिला दूं, मैंने इन दोनों के बीच में जो मेन एक ही डिफरेंस होता है इनके बीच में, और वो क्या होता है कि सिंपल उत्तक, सिंपल टिश्यू में एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक ही प्रकार की सेल होती है। ये मतलब एक ही प्रकार के टिश्यू है, एक ही प्रकार का उत्तक है वो, और एक ही प्रकार के काम भी वही करता है। परंतु कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं और उत्तक पाई जाती हैं, वो सब मिल के एक उत्तक बनाते हैं। इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इनमें एक या दो से ज्यादा के वैरायटी आपको मिलती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोजिशन होता है और इसमें दो से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनका नाम है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। तो आपको ये मेन अंतर समझ में आ गया है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हिंदी में जटिल स्थायी उत्तक। अब देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में भी जाइलम बोलेंगे, फ्लोएम को भी हिंदी में फ्लोएम बोलेंगे। देखिए यहाँ है जाइलम। अब जाइलम के अंदर है जल, ये याद रखने की ट्रिक है इसको। इसका मतलब है कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब जाइलम जो है पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। पर पानी में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मतलब ये पानी और खनिजों को वर्टिकली, मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन, मतलब या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। मतलब जो जाइलम है वो वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रूप से परिवहन करता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए जाइलम के कंपोनेंट मतलब घटक क्या क्या है। ट्रैकीड्स मतलब वाहनिकाएं, वेसल्स मतलब वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जाइलम तंतु। अब देखिए जाइलम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट हमारे दैनिक जीवन में हम किसकी मदद से करते हैं, वाहन की मदद से करते हैं। और इनके हिंदी नाम में भी क्या है, वाहनिकाएं और वाहिकाएं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा ही था, फाइबर एक अलग नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम जब हम बोलते हैं तो नाम में क्या आता है, फल। फल मतलब क्या होता है, फूड। अब देखिए फूड कहाँ बनता है, पेड़ में या पौधे में। कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। मतलब पत्तियों में जो खाना बनेगा उसको पौधों के दूसरे भाग में पहुंचाना है। तो ये काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसके घटक क्या है, सीव सेल जिनको बोलेंगे चालनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब जिनको बोलेंगे चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखिए दो नाम यहाँ सेम है, एक फ्लोएम फाइबर है तो जाइलम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो जाइलम पैरेन्काइमा है। बाकी नाम अलग है, वाहनिकाएं, वाहिकाएं और चलनी कोशिकाएं और चलनी नलिकाएं। ये आप थोड़ा सा याद रखना है। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इनका देख लिया। एक बार फिर से एक चीज आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरीके की सेल होती है, मतलब सरल उत्तक में, और जटिल उत्तक में अलग अलग तरीके की सेल साथ में मिलके एक कार्य करती है। जैसे एक टीम बना दी है, उसमें हर एक सदस्य का एक कार्य है और वो मिलके एक बड़ा कार्य करते हैं। जैसे जाइलम का कार्य है जल मतलब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का कार्य है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ मैंने फिर से वही लाइन लिखी है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल। अब ये पेड़ है, ये पेड़ की शाखाएं हैं और ये पेड़ की जड़ें हैं। तो आप बताइए नीचे मिट्टी के अंदर ही तो पानी होगा, तो यहाँ से जो पानी है वो कौन लेगा, कौन सोखेगा, मतलब एब्जॉर्ब कौन कर रही है, जड़ें कर रही हैं।
पानी के साथ ही क्या आ रहा है, मिनरल आ रहा है। मतलब जाइलम यहाँ से जड़ों के अंदर आ गया पानी और मिनरल्स, पानी और खनिज आ गए। अब ये ऊपर जाएंगे, अब ये ऊपर किसकी सहायता से जाएंगे, क्योंकि खाली जड़ों को तो चाहिए नहीं, पूरे पूरे पेड़ को चाहिए। तो पूरे पेड़ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। जैसे कि नीचे नल है और टंकी ऊपर है और आपको पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी और साथ में कोई पाइप होगी, इस पाइप के थ्रू वो पानी जाएगा। तो इस पाइप में पानी जाएगा, तो ये पाइप का कार्य पौधे के अंदर कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो जाइलम इज एज वाटर पाइपलाइन, समझ रहे हैं। तो ये जड़ों से पानी ऊपर तक ले जाता है, कहाँ, तनों में, पत्तियों में, फूलों में। तो जाइलम पौधे की पानी और खनिज पहुंचाने वाली पाइपलाइन है। आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या है चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए, ये जैसे कि घर की पानी की पाइपलाइन से आप याद रख सकते हैं जाइलम, और आपको हमेशा याद हो कि वाटर हमेशा ऊपर ही चढ़ाया जाता है। जैसे मोटर पानी को ऊपर की टंकी में भेजती है, तो ये आपको याद रखना है कि वैसे तो पानी नीचे भी आ सकता है, पर पौधे में याद रखने के लिए आपको ये एग्जांपल दिए, याद करने की ट्रिक है। अब देखिए, जाइलम में 4 तरीके की कोशिकाएं होती है, 4 तरीके की सेल होती है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब हम इन चारों को डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, ट्रैकीड्स और वेसल्स मैंने जाइलम का आपको बता ही दिया कि जैसे कोई पाइपलाइन है, पर ये पाइपलाइन भी तो बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक है, अगर लंबी है और अंदर से खाली है, लॉन्ग और होलो, लंबी और खोखले पानी के पाइप है जैसे पुराने जमाने के होते थे, अगर वैसा है तो उन कोशिकाओं, उन सेल्स को हम बोलेंगे ट्रैकीड, मतलब जाइलम के उस प्रकार को हम बोल देंगे ट्रैकीड। लेकिन अगर चौड़ी है, चौड़ी नलियां हैं, मुख्य रास्ता है, तो हम उनको बोल देंगे वेसल्स। अभी के लिए इतना देखिए कि अगर काम इनका वही है, पानी को ऊपर से, नीचे से ऊपर लेके जाना, पर तरीके बदल दिए हैं। अगर पतला है तो ट्रैकीड है, और अगर चौड़ा है तो वेसल है। अब देखिए, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का याद हो तो मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्टोर रूम, मतलब स्टोरेज के लिए है। तो जहां स्टोर करके रख सके, कोई टैंक जहां हम पानी स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्टोरेज टैंक अगर बना हुआ है जाइलम, तो उसको बोल देंगे हम जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा है जाइलम फाइबर। मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा जब पढ़ाया था उसका एक एग्जाम्पल दिया था, कोकोनट हस्क फाइबर, मतलब नारियल के जो हम छिलके उतारते हैं, ऊपर से भूरे कलर के जो रेशे होते हैं, वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि वो बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, इसके लिए वो स्क्लेरेन्काइमा। तो उसमें नाम क्या था, फाइबर, क्योंकि ये रेशे होते हैं जो ये बहुत मजबूत होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या देता है, ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो जाइलम फाइबर क्या है, मजबूती देने वाले रेशे, क्योंकि जो पाइप है उसके चारों तरफ ये रेशे लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उन पाइप्स को, जो जाइलम के पाइप्स हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिला है, मजबूती मिली हुई, ताकि वो टूटेंगे नहीं। तो वहां से आप याद रखिएगा कि जाइलम फाइबर का काम क्या है, स्ट्रेंथ देने का। तो चारों पढ़ लिए हमने, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जाइलम की। देखिए, जाइलम के अंदर 4 चीजें थी, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फाइबर का तो मैंने आपको बताया था कि ये स्क्लेरेन्काइमा के जैसा है। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, डेड होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मृत है, तभी तो ये हार्ड है, तो ये तो डेड होगी ही होगी।
परंतु पैरेनकाइमा आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लिविंग सेल्स होती हैं। तो जाइलम के अंदर एक ही पैरेनकाइमा है, बाकी तो नहीं है, इसलिए जाइलम के अंदर मोस्टली मृत कोशिकाएं होती है, खाली पैरेनकाइमा को छोड़ दिया जाए तो। दूसरी बात, पानी खाली जड़ें सोखती हैं, तो पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाया जा सकता है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जाइलम काम करता है, नीचे से ऊपर ले जाने का। दूसरा, ये पानी ले जाने का काम कर रहा है, मतलब साइड की जो दीवारें हैं वो बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि ये टूट ना जाए, ताकि पानी आसानी से ऊपर चला जाए। तो इसकी जो दीवारें होती है वो बहुत मजबूत होती है, और मजबूत जो होती है उसके कॉर्नर जो होते हैं मोटे होते हैं। मोटे किसकी वजह से होते हैं? लिग्निन की वजह से होते हैं। ये केमिकल है जो भित्तियों को, दीवारों को मजबूत करता है। तो यहाँ जाइलम में भी मजबूती है, मोटी दीवारें हैं, तो किसकी वजह से होगी? लिग्निन की वजह से होगी। तो ये फिर से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये शब्द आप याद रखिएगा। अब देखिए, हमने जाइलम पढ़ा जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट था, मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करता था। अब यही हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम, जो कि नाम में ही है, फल, फल मतलब फूड, जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड मतलब खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो अब देखिए, खाना मतलब क्या? खाना मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। तो पत्तियों में बनेगा, तो बाकी हिस्सों में कौन लेके जाएगा? बाकी हिस्सों में ले जाने का काम फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम पत्तियों में बना हुआ भोजन पूरे पौधों में पहुंचाता है। अब ऊपर भी और नीचे भी। ये कैसे? नीचे का तो चलो हमें समझ में आ गया, पर कैसे? अब जब कभी ऐसा हो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ किसी कारण से, और नीचे स्टोरेज वाली जगह पे खाना अभी स्टोर किया हुआ है, अब परंतु पत्तियों को चाहिए, या फिर जो नए फूल निकले हैं, या जो छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं पौधों के किनारों पर, तो अब उन्हें खाना चाहिए, तो फिर वो उन स्टोरेज वाली जगह से ऊपर आएगा। इसलिए खाना ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। परंतु जाइलम में हमने पढ़ा था कि पानी सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाता है। तो ये स्टेटमेंट काफी बार आता है एग्जाम्स में कि जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शन काम करता है, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर। लेकिन जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शन काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से फूड डिलीवरी या कुरियर सर्विस है, जैसे स्विगी और जोमेटो। ये खाना किचन से लेते हैं और बाकी जगह दे देते हैं। अब फ्लोएम में भी 4 तरीके की सेल है, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था। पहला है सीव ट्यूब, जैसे हमने ट्रेकीट्स पढ़ी थी, लंबी और खोखली, वैसे ही सीव ट्यूब्स है, लंबी है। ठीक है। जालीदार जो प्लेट होती है जिनमें जालियां लगी हुई होती हैं, क्योंकि अगर ये जाली नहीं लगी हुई होगी तो फिर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो इनमें जाली लगी हुई होती है, तो इनके बीच बीच में जालियां लगी हुई होती है। तो जालीदार प्लेटों वाली लंबी ट्यूब, इनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब। ये ऐसे काम करते हैं जैसे डिलीवरी हाईवेज, जैसे कोई सड़क है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन नाम में ही क्या है? साथी या सहचर कोशिकाएं, मतलब ये मदद कर रही है। किसकी मदद कर रही है? सीव ट्यूब्स की मदद कर रही है, चलनी नलिकाओं की मदद कर रही है। क्यों? उन्हें काम करने के लिए। कैसे मदद करेगी? ये उन्हें गाइड करेगी, जो उनके डिलीवरी बॉयज हैं, जो पार्टिकल है, उनको रास्ता दिखाने का काम करेगी। ठीक है, इजी है। अब देखिए फ्लोएम पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा का मैंने पहले ही बताया था कि स्टोर रूम है। स्टोर रूम है मतलब स्टोर होगा। स्टोर क्या होगा? खाना स्टोर होगा, क्योंकि खाना लाना ले जाने का काम करने के साथ में अगर जरूरत ज्यादा बन गया है कभी, तो उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो ये जैसे गोडाउन्स के जैसे काम करते हैं। ठीक है।
चौथा, जैसे हमने जाइलम फाइबर पढ़े थे कि जो पानी की नलिकाएं हैं उनके आर पर ये लगे हुए होते हैं ताकि उनको स्ट्रेंथ मिल सके, तो वो काम जाइलम फाइबर कर रहे थे। वैसा ही ये ऐसे हैं जैसे फूड पाइप हैं जो खाना लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके आर पार ये फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर, जो इन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, जो इन्हें मजबूती देते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। अब देखिए, जाइलम में हमने पढ़ा था कि सारे मोस्टली डेड होते हैं, एक को छोड़ के, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। इसमें सारे लिविंग हैं, सीव ट्यूब्स भी लिविंग हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो लिविंग ही होंगे। परंतु फ्लोएम फाइबर, फाइबर मैंने आपको बताया था स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड सेल्स का और डेड मृत कोशिकाओं का होता है। इसलिए फ्लोएम फाइबर को छोड़ दे तो बाकी सब लिविंग है, ये इकलौता डेड है। और जाइलम फाइबर में ये इकलौता लिविंग था, बाकी तीनों डेड थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि जाइलम में खाली नीचे से ऊपर जाया जाता है एक ही डायरेक्शन में, परंतु फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये समरी देख लेते हैं। जाइलम क्या है? वाटर पाइपलाइन। फ्लोएम क्या है? फूड डिलीवरी। ये पानी को ऊपर ले जाता है। इसमें मोस्टली मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे वाहनिकाएं, वाहिकाएं, ट्रैकीड्स, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर। ये खाना दोनों दिशाओं में लेके जाता है। ये मोस्टली लिविंग सेल के जैसे काम करता है। इसमें चलनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, सहचर कोशिकाएं, पैरेन्काइमा और फाइबर, ये चारों पाए जाते हैं। तो देखिए, आपके याद करने के लिए ट्रिक है, जैसे कि जाइलम वाटर डिपार्टमेंट है, नीचे की रूट्स से, मतलब नीचे की टंकी से ऊपर के घरों में, मतलब लीव्स तक पहुंचाते हैं। अगर वे पतले हैं पाइप तो ट्रैकीड है, बड़े हैं तो वेसल है, लेकिन अगर कोई टैंक है स्टोर करने के लिए तो पैरेन्काइमा है, और मजबूती देनी है तो फाइबर है। वैसे ही फ्लोएम में क्या पत्तियां क्या है? किचन है। और फ्लोएम क्या है? जोमेटो डिलीवरिंग है, हर जगह डिलीवर करने के लिए। अब हाईवे किससे बना हुआ है? सीव ट्यूब से। उनको मदद कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल, सहचर कोशिकाएं। गोडाउन्स कहाँ पे है खाना स्टोर करने के लिए? पैरेन्काइमा। मजबूती देने के लिए कौन है? फाइबर। तो ये चार से एक बन के बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और सिंपल में आपको पता है एक से मिलके बना हुआ था, इसलिए वो सिंपल था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूरा हो चुका है। बाकी एक बार एक कंपैरिजन और देख लेते हैं कि जाइलम क्या है? वाटर प्लस मिनरल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। ये खाली ऊपर, ये दोनों दिशाओं में। इसमें ट्रैकीड, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर। इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर। हिंदी में देखते हैं, वाहनिकाएं, वाहनियां, वाहिकाएं, पैरेन्काइमा और रेशे। चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, पैरेन्काइमा और रेशे, ये मोस्टली मृत होती हैं, ये जीवित होती हैं। अब हमने इस तरीके से प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ लिया। हमने प्लांट में पहले मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, फिर परमानेंट पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक में हमने एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ पढ़ा, लेटरल पढ़ा, इंटरकैलरी पढ़ा। परमानेंट में हमने सिंपल सरल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स जटिल पढ़ा। सरल में हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। इस तरीके से हमने पूरा प्लांट टिश्यू पादप उत्तक पूरा कर लिया। अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, जानवरों के उत्तक पढ़ेंगे। तो हमने पादप उत्तक पढ़ लिया है, प्लांट टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू, मतलब जंतु उत्तक। प्लांट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में 3, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फिर 3, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में 2, जाइलम और फ्लोएम। अब हम एनिमल टिश्यू में बात करें तो इसमें 4 होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे कहते हैं उपकला उत्तक।
दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। चौथा होता है न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। अब देखिए पहला देखते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। देखिए एपी मतलब होता है ऊपर, तो जंतुओं के शरीर का जो सबसे ऊपर की सबसे जो कवर है या फिर जिसे आवरण बोल सकते हैं, जिसे हमारे भी ऊपर की जो सबसे स्किन है, तो वो हमें क्या प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, हमें कवर करके रख रही है। तो ये जंतु शरीर में जो ये आवरण है और ये जो सुरक्षात्मक ऊतक है, इसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट के बीच में बैरियर, बाधा प्रदान कर रहा है ताकि हमको सुरक्षा मिल सके। और हमारी बॉडी में भी तो बहुत सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, तो उनके बीच में भी तो बाधा कर रखी है ताकि इन दोनों का काम मिक्स ना हो सके, ये दोनों अलग अलग काम कर सके। तो ये एक तरीके से बैरियर, बाधाएं प्रदान करता है जिससे हमको सुरक्षा मिलती है और काम आसानी से होते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ प्रकार हैं, 5 तरीके का होता है ये। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शल्की उपकला। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्तरीकृत शल्की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला। कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। सीलिएटेड कॉलमनर और पक्षांबी स्तंभाकार। अब देखिए ये अलग अलग तरीके की एपिथेलियल, मतलब जो लाइनिंग है, ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है। जब आप पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, मतलब जब आप सारे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र सब पढ़ लेंगे, तो उनमें आपको कहीं जगह ये देखने को मिलेगा कि कहीं स्क्वैमस लिखा हुआ है, कहीं स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है, कहीं क्यूबॉइडल लिखा हुआ है। तो तब आपको ये चीज़ और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अभी के लिए हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है और ये क्या करती है। पर जब आप उनको बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए सबसे पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम और शल्की उपकला। देखिए स्क्वैमस शब्द जहां भी आ जाए आप वहां याद रखिएगा, इसका मतलब होता है फ्लैट और पतला, मतलब थिन और फ्लैट। ठीक है, तो ये टिश्यू जो है, ये एपिथेलियल जो है, अब देखो टिश्यू का मैंने आपको बताया था कि सेल्स के, कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था। सेल, कोशिका, दो या दो से ज्यादा मिलके ही क्या बनाती है, टिश्यू, ऊतक बनाती है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ये भी क्या है, एक टिश्यू है। तो इसको भी क्या मिलके बनाएगी, कोशिकाएं मिलके बनाएगी। तो ये हमारे शरीर की, मान लीजिए त्वचा है, ऊपरी बाहर की कवरिंग है, तो इस ये ऊतक, इसमें भी तो क्या होगी, सेल्स होगी। तो अगर ये सेल्स पतली पतली एकदम और फ्लैट हो, तो इन कोशिकाओं से मिलके जो ऊतक बनेगा उसे हम कह देंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये पतली है और ये फ्लैट है, मतलब ये पतली और फ्लैट क्यों होगी, ताकि इनसे कोई भी चीज बहुत आसानी से आ जा सके, जिसे हम, आपको पता हो तो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन बहुत आसान हो सके। तो ऐसी इस चीज की जरूरत कहाँ देखने को मिलेगी आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जहां ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, जहां वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल, हमारी रक्त वाहिकाएं, उनमें हमारा रक्त, हमारा ब्लड फ्लो करता है, इसलिए वहां स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। और कहाँ, हमारे जो फेफड़े हैं, आपको पता होगा कि उनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो मतलब वहां भी कोशिकाओं को पतला और फ्लैट होना पड़ेगा।
तो लॉजिक से सोचेंगे तो देखिए चीजें हमेशा क्लियर रहेगी। तो यहाँ भी तो आदान प्रदान हो रहा है, तो जहाँ आदान प्रदान ज्यादा चाहिए वहां आपको स्क्वैमस चाहिए होगा। तो फेफड़ों में और रक्त वाहिकाओं में मतलब ब्लड वेसल्स में और लंग की एल्वियोलाई में स्क्वैमस एपिथेलियम ही पाई जाती है। दूसरा देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मतलब ये स्क्वैमस तो है, थिन भी है और फ्लैट भी है, पतली भी है, पर इसमें क्या है, ये बहुत सारी हैं ऐसी। अब बहुत सारी है तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमने सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो परतें बन गई हो, बहुत सारी लेयर्स बन गई हो। तो इंग्लिश में स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, और हिंदी में देखिए स्तरीकृत, स्तरी मतलब स्तर, बहुत सारे स्तर बन गए हो, मल्टीपल लेयर्स जहां बन गई है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और आपको पता होगा मल्टीपल लेयर्स कहाँ है, बिल्कुल सही सोचा, हमारे स्किन में है, त्वचा में है। आप देखिए आपके मुंह में अंदर की साइड अलग है और जब बाहर देखेंगे तो अलग है, मतलब बीच में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगा। और हमारे हाथों में, स्किन में, तो स्किन में और माउथ में मतलब मुंह में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तीसरा आ चुका है क्यूबॉइडल। देखिए नाम में है क्यूबॉइडल, मतलब अब यहाँ जो कोशिकाएं, जो सेल पाई जाएगी वो कौन से आकार की होगी, घन आकार होगी, घन के जैसे बनी हुई होगी। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी मोटी है तो यहाँ से आदान प्रदान तो आसान नहीं होगा, मतलब मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों? अब मुश्किल है तो मतलब कोई चीज हमको रोकनी है, तभी तो हम मुश्किल कर रहे हैं। जैसे हम चाय की छलनी से चाय छानते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम चाय पत्ती को रोकना चाहते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। तो ये घनाकार कोशिकाएं हैं, ये कहाँ पाई जाएगी, छन्ने का काम कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है, किडनी की ट्यूब्स में हो रहा है, वृक्क नलिकाओं में। अब किडनी की ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब देखिए नेफ्रॉन के भी बहुत से पार्ट है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये आप जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आप ध्यान रखिए किडनी ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन में ये आपको पाया जाएगा। चौथा है कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए यहाँ नाम में ही है कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है, लंबा, और हिंदी में है स्तंभाकार। स्तंभ भी क्या होता है, लंबा, मतलब ये लंबी लंबी टॉल पिलर लाइक कोशिकाएं हैं। अब यहाँ से तो बिल्कुल भी आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो मतलब ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए खड़ी है। पिलर्स हम सुरक्षा के लिए खड़े करते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा आपको कहाँ चाहिए, जहां सबसे हमारा ज्यादा काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हमारे खाने का डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम हर प्रकार का खाना खा रहे हैं तो उससे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए वहां की जो कोशिकाएं हैं उनको थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। तो ऐसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, आंतों की परत में पाई जाती। देखिए कोशिकाओं की बहुत सारी शेप हो सकती है, अलग अलग तरीके की साइज हो सकते हैं, सभी उनके फंक्शन के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। यदि आप थोड़ा लॉजिक से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर कभी है सीलिएटेड कॉलम, अब देखिए ये कॉलमनर ही है, मतलब ये स्तंभ आकार की है, पर इसमें सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया क्या है, छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं जो ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल जैसे नाव में चप्पू होते हैं जो पानी को आगे पीछे करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये सीलिया और ये स्तंभाकार कोशिका मतलब कॉलमनर भी है पर साथ में सीलिया लगे हुए हैं। पक्षाम्बी स्तंभाकार ये कहाँ होंगी, जहां मूवमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है मूवमेंट, श्वसन तंत्र में हो रहा है, एयर का, ऑक्सीजन का, CO2 का। तो जहां मूवमेंट होगा वहां सीलिया उपस्थित होंगे। फिर से देख लेते हैं, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, थिन और फ्लैट सेल कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं और लंग एल्वोलाई, फेफड़ों की कूपिकाओं में। अगर वही दो चार एक साथ में रख दे तो लेयर्स बन जाएगी, तो उसे बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो कहाँ है, स्किन में और माउथ में, त्वचा में और मुंह में। अगर घन के आकार की है, क्यूबॉइडल है, तो किडनी में। अगर स्तंभ के आकार की है, कॉलमनर है, तो इंटेस्टाइन मतलब आंतों में। और स्तंभ के साथ साथ में सीलिया लगे हुए हैं,
अक्षांश लगे हुए हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये हो गए हमारी एपिथेलियल टिश्यू उपकला। अब देखिए दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। सही, तो दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। अब देखिए इसके तो नाम में ही है कनेक्टिव, मतलब जो एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करता हो, संयोजी, संयोजन बनाता हो। अब देखिए इसके बारे में और ज्यादा जानने से पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं, मतलब जो सेल्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया, ये टिश्यू किनसे मिलके बना हुआ होते हैं, कोशिकाओं के समूह को, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू मतलब इसके अंदर भी क्या होगी, कोशिकाएं ही होगी। बस ये चीज थोड़ी आपको ध्यान रखनी कि इनकी कोशिकाएं थोड़ी लूजली स्पेस्ड है, मतलब इनके बीच में थोड़ा स्पेस है। अब दूसरी चीज कि ये एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब एक सेल और दूसरी सेल के बीच में, देखिए दो शब्द होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है कोशिका के खुद के अंदर, और इंटर होता है दो कोशिकाओं के बीच में। तो दो कोशिकाओं के बीच में, अब बाकी जैसे कि पानी की एक बाल्टी है और उसमें आपने दो बॉल्स रख दी है, तो वो जो पानी है वो क्या कहलाया जाएगा, मैट्रिक्स। और वो जो दो बॉल्स हैं वो क्या कहलाई जाएगी, कोशिकाएं, सेल्स। तो ये बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ऐसा ही है कि सेल्स जो है वो लूजली पड़ी है, मतलब ऐसे ही छोड़ रखी है। और ये क्या किसके अंदर है, ये एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये पानी जैसा नहीं है, ये जेली लाइक है, थोड़ा गाढ़ा है, द्रव है लेकिन गाढ़ा है, थोड़ा कठोर है। देखिए हिंदी में अगर हम इसे पढ़े तो इसका मतलब है कोशिकाएं ढीले रूप से फैली हुई है, मतलब फैली हुई है। एक अंतर कोशिकीय आधात्री, आधात्री मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में है ये। अंतर कोशिकीय मैंने आपको बता ही दिया, दो कोशिकाओं के बीच में। और ये जो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया एक पानी की बाल्टी, तो ये पानी जैसा नहीं है, ये थोड़ा तरल है, मतलब थोड़ा गाढ़ा है और कठोर है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे हमने एपिथेलियल के प्रकार पढ़े थे, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर, वैसे ही कनेक्टिव और संयोजी ऊतकों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला है ब्लड, रक्त। अब ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ही तो हमारे पूरे शरीर में घूम घूम कर एक चीज दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। ये काम कौन कर रहा है, खून ही तो कर रहा है, रक्त ही तो कर रहा है। अब जैसे हम इंजेक्शन एक जगह लगाते हैं और उसका असर तो किसी और जगह हो जाता है, हमें दर्द तो कहीं और होता है, वहां वो दर्द खत्म हो जाता है। तो वो रक्त के अंदर ही तो वो बह कर उस जगह पहुंचा है। तो मतलब इस पॉइंट से कनेक्ट किसने कर दिया, ब्लड ने कर दिया। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने आपको बताया था कि इनमें कोशिकाएं किस में पड़ी होती हैं, मैट्रिक्स में पड़ी होती है। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया क्या है, एक द्रव है। और रक्त भी हमारा क्या है, एक द्रव है। ब्लड हमारा एक फ्लूइड है। तो ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। ब्लड जो है हमारा, रक्त जो है वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस जो हो, ऑक्सीजन और CO2 जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, वो भी तो ब्लड के थ्रू ही आ रही जा रही है। जो खाना हम खाते हैं या जो हॉर्मोन्स है, वो सारे लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है। तो ब्लड भी क्या हो गया, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब दूसरा देखिए बोन। बोन तो समझने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है हमारा पूरा शरीर के किसकी सहायताओं से जुड़ा हुआ होता है, बोन, हड्डियों की सहायताओं से जुड़ा हुआ है। अब इसका जो मैट्रिक्स कैसा है, बहुत हार्ड है। देखिए जो ब्लड था वो हमारा थोड़ा पतला था, और पर बोन जो है वो हमारी कठोर है। तो इसका मैट्रिक्स रक्त की तुलना में थोड़ा ज्यादा हार्ड होगा। अब ये हार्ड क्यों होगा,
हार्ड होने के लिए कोई तो चीज होगी ना इसके अंदर, जो कि रक्त में नहीं है। क्या नहीं है? कैल्शियम नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है रक्त में। तो अस्थियों में, बोन में है कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो कि इसको एक ढांचा प्रदान करता है। जैसे आप कभी आपने हड्डियां देखी तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, हाथों की अलग होती हैं, पैरों की साइज अलग होती है, सर की अलग है, तो सबका साइज अलग अलग है। तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस ने इनको एक ढांचा प्रदान कर रखा है, जिनकी वजह से इनकी शेप और साइज अलग अलग है। ये कठोर है ये। तो ये भी तो क्या काम कर रही है, एक को दूसरे से कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो ये भी क्या हो गया, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, संयोजी ऊतक हो गया। तीसरा है लिगामेंट। अब देखिए कोई भी हड्डी है, जैसे आपकी हाथ में कोहनी से ऊपर एक हड्डी है और नीचे एक हड्डी है, तो कोहनी पे उनको किसने जोड़ रखा है? कंधे पर भी तो आपकी ऊपर एक हड्डी है और कंधा आपका यहाँ है, तो यहाँ भी हड्डी है, यहाँ भी हड्डी, तो यहाँ किसने जोड़ रखा है? तो बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है? तो उसके लिए भी तो कुछ हमारे शरीर में होगा ना। देखिए हमारे शरीर का सारा खेल लॉजिक का ही, आप लॉजिक से सोचेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए भी तो कुछ होगा ना, तो उसे हम बोलते हैं लिगामेंट, स्नायु। और आपने देखा होगा कि आप हड्डी को भी यहाँ से नहीं मोड़ सकते, आप कोहनी से मोड़ सकते हैं अपने हाथ को, या फिर कंधे से मोड़ सकते हैं। मतलब हड्डियों के अंदर, बोन में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो कि लिगामेंट में है, स्नायु में है। तो ये इलास्टिक है इसके, तो जो लिगामेंट है वो इलास्टिक है, इसके लिए यहाँ से हड्डियां मोड़ी जा सकती हैं। मतलब आप अपने हाथ को मूवमेंट यहाँ से दे सकते हो, हड्डियों के बीच में से नहीं दे सकते। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लिगामेंट आर वेरी इलास्टिक एंड कनेक्ट्स बोन टू बोन, मतलब बहुत लचीलीदार है और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। अब देखिए अगला है टेंडन। टेंडन मतलब कंडरा। अब देखिए टेंडन क्या होता है, ये जैसे इलास्टिक है, ठीक है, यहाँ मूवमेंट हो जाता है, पर एक अगर फाइबर का है, मतलब तंतुओं का, रेशों का बना हुआ है, उसे हम टेंडन कहते हैं। अब इसका क्या काम है? देखिए ये आपका हाथ है, अब ये आपके ऊपर की त्वचा है, आप इसको अंदर से खोल के देखेंगे तो कोई ना कोई मसल है। उन मसल मतलब मांसपेशी, उन मसल के नीचे आपको कहीं जाके हड्डियां मिलेगी। मतलब उस हड्डी को मसल से किसने जोड़ रखा है? समझ रहे हैं ना? आप अपने हाथ को हाथ लगा के देखिए, सीधे हड्डी तो नहीं टच हो रही, सीधे बोन तो नहीं टच हो रही, कोई और मटेरियल भी तो मिल रहा है ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट। तो वो क्या है? वो हमारी मसल्स ही तो है, नीचे हड्डी है। तो मसल को बोन से, मतलब पेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ेगा? वो जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो आप हमेशा टेंडन और लिगामेंट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप एक वर्ड याद रखें, बबली। मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट है, और मसल को बोन से, मतलब पेशी को बोन से जोड़ने का काम टेंडन का है। मतलब देखिए काम बड़े आसान है। इसका काम ट्रांसपोर्ट का है, ये हार्ड है तो ये ढांचा दे रहा है, ये मूवमेंट करवा रहा है, और ये क्या कर रहा है? मसल को बोन से, ये बोन को बोन से। तो समझने के लिए ये बहुत सही तरीका है इनको। फिफ्थ है हमारा कार्टिलेज, उपास्थि। अब देखिए कार्टिलेज क्या है, आप अपने नाक के ऊपरी हिस्से को टच कीजिए, जो अगर हड्डी होती तो ये हिलता नहीं। आप अपने कान के निचले हिस्से को टच कीजिए, अगर वो हड्डी होती तो वो हिलता नहीं। तो हमारे शरीर में कुछ जगह तो क्या है, मतलब काफी जगह बोन है, क्योंकि सब जगह हमको मूवमेंट नहीं चाहिए। पर कुछ जगह ऐसी है जहां हमको मूवमेंट चाहिए, तो वहां बोन नहीं हो सकती थी। तो वहां कुदरत है कि नेचर ने हमें कार्टिलेज प्रदान किया बोन की जगह, मतलब अस्थि की जगह उपास्थि, नाम में ही अस्थि की जगह उपास्थि दिया। तो ये मतलब थोड़ा सॉफ्ट होगा, मैट्रिक्स तो इसका सॉलिड होगा, लेकिन उसकी तुलना में ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो ये क्या करता है कि ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है जहां आपको थोड़ी स्मूथनिंग चाहिए, थोड़ी चिकनाहट चाहिए, ताकि वहां मूवमेंट आसानी से हो सके। तो ये कहाँ पाया जाता है? कान के पिन्ना में और टिप ऑफ द नोज, ठीक है। तो आप इससे याद रखते हैं कि जहां
बोन नहीं है वहां कार्टिलेज है। और बोन कहाँ नहीं होगी, जो मूव कर रहा है बहुत आसानी से वो सिरा बोन का नहीं है, वो कार्टिलेज का है। अब अगर मैं फोटो दिखा पाती तो बहुत अच्छा होता, मैं कोशिश करूंगी अगले वीडियो में फोटो दिखाने की आपको। अगला है एरियोलर टिश्यू, मतलब कोमल संयोजी ऊतक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संयोजी। संयोजी वर्ड हमने किसके लिए पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के लिए। अब देखिए कनेक्टिव का मैंने क्या बताया था, एक को दूसरे से कनेक्ट करता है, तो इसमें भी हिंदी में क्या है, संयोजी। बस ये क्या है, थोड़ा कोमल है। तो अब ये किसको कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा स्किन और मसल को। मतलब हमने मसल और बोन को देख लिया, बोन और बोन को देख लिया। जैसे मैंने अभी वो हाथ बनाया था, उसमें मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर आपको स्किन देखने को मिलेगी, फिर नीचे मसल्स होगी, फिर बोन होगा। तो बोन और मसल को तो जोड़ दिया, अब मसल और स्किन को कौन जोड़ेगा। देखिए पूरा खेल लॉजिक का आप ध्यान से विजुअलाइज करते हुए पढ़े। तो स्किन और मसल को आपस में कौन जोड़ेगा, एरियोलर टिश्यू जोड़ेगा। अंदर के खाली स्पेस को कौन भरेगा, एरियोलर कोमल संयोजी ऊतक भरेगा। मतलब त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो स्थान है खाली, जिनसे ये जुड़े हुए होंगे, वो एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, लास्ट बचा है हमारा एडिपोज टिश्यू। देखिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिपोजिट, डिपोज। तो यहाँ पे भी क्या है, डिपोजिट। डिपोजिट करने का मतलब क्या होता है, जमा करवाना। जैसे डिपोजिट मनी, पैसे जमा कराना, तो यहीं से ये शब्द आया है एडिपोज टिश्यू। अब हिंदी में तो इसका मतलब है वसामय ऊतक। अब मतलब हमें पैसे नहीं जमा कराने, हमें क्या जमा करके रखनी है, हमें वसा, फैट जमा करके रखनी है। तो ऐसे ऊतक जो अपने अंदर फैट वसा स्टोर करके रखते हैं, उन ऊतकों को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। अब ये कैसे काम करती है, इंसुलेटर काम करती है हमारे पूरे शरीर में। अब हाथों में भी जब आप इसको, स्किन के नीचे आपको फैट मिलेगी, तो वहां क्या है, एडिपोज टिश्यू है, वहां पे फैट वसा भरी हुई है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सर्दी और गर्मी का बैलेंस बना, क्योंकि ये इंसुलेटर के जैसे काम करता है। इंसुलेटर क्या है, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब ये सर्दी और गर्मी को आसानी से हमारे अंदर का टेम्परेचर बदलने नहीं देता है, तो इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो देखिए पहला है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ब्लड जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है, गैस, फूड, हॉर्मोन्स को। फिर दूसरा है बोन, जो हमारे बॉडी को एक ढांचा, फ्रेमवर्क दे रहा है। तीसरा है लिगामेंट, जो कि बोन को बोन से जोड़ रहा है। टेंडन, जो कि मसल को बोन से। कार्टिलेज वो है जहां पे बोन की थोड़ी स्मूथनिंग चाहिए, बोन चाहिए पर हार्ड नहीं होना चाहिए, तो उसको रिप्लेस कर दिया उपास्थि से, मतलब अस्थि को उपास्थि से। और फिर स्किन और मसल को कौन जोड़ रहा है, एरियोलर। और वसा को स्टोर कौन करके रख रहा है, एडिपोज टिश्यू। अब देखिए अगला है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। हम दो कर चुके हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। अब अगला है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। अब देखिए ये नाम में ही है मस्कुलर, पेशी मतलब इससे मसल्स बनेगी। अब एक मसल अगर आप लेते हैं तो उस मसल में बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो और मसल्स भी अलग अलग तरीके की होती है। आपने देखा होगा जैसे हाथ और पैरों की मसल्स को तो आप हिला पा रहे हैं, पर आपके शरीर के अंदर जो है, पेट में है जो, वो आप उनको नहीं हिला सकते। और दिल में है जो, आप उनको नहीं हिला सकते। मतलब आप अपनी मर्जी से उनका मूवमेंट नहीं करवा सकते। और कुछ है जिनमें आप मर्जी से करा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की मसल्स होती है, अलग अलग तरीके की मांसपेशियां होती है, तो उस हिसाब से इनके टाइप्स बने हुए हैं। तो देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, मतलब मसल फाइबर। जैसे कि अब ये एक मसल है, तो इसके अंदर बहुत इलोंगेटेड मतलब होता है लंबी, तो लंबी लंबी कोशिकाओं या फाइबर तंतुओं से मिलके एक मसल बनती है। अब मसल किस काम के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए, हमारे या तो शरीर का मूवमेंट, या हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें अगर मूवमेंट की जरूरत है तो वो भी मसल से ही होता है।
तो लंबी कोशिकाओं से बना हुआ जो शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं पेशी ऊतक। अब इसके 3 प्रकार है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेटेड मसल, रेखित पेशी। अब देखिए नाम में ही है रेखित, रेखित मतलब क्या है, रेखा। इंग्लिश में भी स्ट्रेटा का मतलब होता है लाइंस। तो मतलब जिनमें रेखाएं पाई जाएगी, लाइंस पाई जाएगी, उन्हें हम कह देंगे स्ट्रेटेड मसल्स। तो अब ये मसल है, इस मतलब लाइंस पाने का क्या मतलब है, जब आप उनको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ऐसी बहुत सारी लाइनिंग दिखेगी, आपको आंखों से नहीं दिखने वाली। जब आप इनका एक क्रॉस सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको लाइनें दिखेगी। तो यहाँ ऐसी मसल्स को हम रेखित पेशियां कहते हैं। तो अब ये कहाँ होगी, ये हमारे हाथ और पैरों में होगी, क्योंकि ये वॉलेंटरी मसल है, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट करवा सकते हैं। अब मूवमेंट हम किनका करवाते हैं, हम अपने हाथ और पैरों की हड्डियों का मूवमेंट कराते हैं। सीधी सी बात है, लॉजिक है। तो इनसे जो मसल्स जुड़ी हुई होगी वो क्या होगी, स्ट्रेटेड मसल्स होगी। लॉजिक है ना, हम मूवमेंट कहाँ करा पा रहे हैं, अपनी हड्डियों में करा पा रहे हैं, हाथ और पैरों की। तो हाथ और पैरों की हड्डियों से जो जुड़ी हुई होगी पेशियां वो वॉलेंटरी मसल होगी। और ये जो लाइनें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सारी एक ही कलर की। जब आप इनको देखोगे माइक्रोस्कोप में तो एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, मतलब इनका कलर अलग अलग होगा। और ये जो कोशिकाएं जो आपको बीच बीच में दिखेगी, ये लंबी सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, और इनमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बहुत सारे होंगे। तो आपने अगर सेल का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कोशिकाओं के बीच में एक केंद्रक होता है, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो उनके सारे कार्य कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके भी न्यूक्लियस है, पर इनके न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। तो आपको ऐसे माइक्रोस्कोप में बहुत सारे दिखेंगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्रित कोशिकाएं। तो ये हो गया हमारा स्टेटेड मसल। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कि ये वॉलेंटरी है, इनमें लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, ये बोन्स से अटैच है, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएट है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम अपनी इच्छा से इनको मूव करवा सकते हैं। अब देखिए दूसरा है स्मूथ। अब स्मूथ ही नाम में आ गया, मतलब इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है, तभी तो इसका मतलब हुआ ना स्मूथ। और हिंदी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेखित, मतलब कोई रेखा नहीं है। तो अब रेखा नहीं है, चलो ठीक है, ये स्मूथ है। अब इसका इससे भी लेना देना है कि इसीलिए हम इनको अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते, ये इनवॉलेंटरी मसल है। तो हाथ और पैरों की तो हम हिला सकते हैं, तो वहां तो स्ट्रेटेड हो गई। तो कहाँ की नहीं हिला सकते, हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल की, पाचन तंत्र की, पेट में पाई जाने वाली, मतलब हमारे शरीर में अंदर पाई जाने वाली मसल्स को नहीं हिला सकते ना। ब्लड वेसल्स का मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो वहां जो पेशियां होती है, वहां जो मसल होती है वो स्मूथ मसल होती है। तो अब वो जब हमारा हाथ पैरों का मूवमेंट तो स्ट्रेटेड से हो रहा है, तो ये कौन सा मूवमेंट कंट्रोल कर रही है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट कंट्रोल करे। आप कहोगे कैसे, आपको पता होगा जब खाना ऊपर से नीचे आता है तो इनके अंदर पेरिस्टालसिस होता है, मतलब ये किसी तरीके से वाइब्रेट करती है तभी तो खाना ऊपर से नीचे आता है। तो ये जो इनका जो मूवमेंट है वो काम कराने का कार्य स्मूथ मसल करती है। हमारी आंतों में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, इसोफेगस में भी मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट कराने का कार्य स्मूथ मसल का होता है। और ये स्मूथ है तो इनका आकार स्पिंडल शेप है, ठीक है। और इनके अंदर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। आप अंतर याद रखिएगा, वहां मल्टी न्यूक्लिएट था, बहुकेंद्रित था, ये यूनी न्यूक्लिएट है, एक ही केंद्रक है। वो इलोंगेटेड थे, ये स्पिंडल शेप है, तरकू के आकार की है। ये इनवॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री थे। वो हड्डियों से जुड़ी हुई थी तभी उनमें मूवमेंट होता। ये हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी हड्डियां होंगी, पाचन तंत्र में, वहां कोई हड्डियां नहीं है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट करा रही है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अपने सवाल अच्छे से कर पाए। अब देखिए तीसरा है कार्डियक मसल। अब ये तो फिक्स है,
ये तो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक, कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए, और हिंदी में तो लिखा हुआ ही है हृदय पेशियां, हृदय वर्ड भी हार्ट के लिए आता है। मतलब ये खाली हार्ट की पेशियों के लिए ही बात कर रहा है। अब इनकी पेशियां अलग क्यों बनाई? क्योंकि हमने दोनों पढ़ ली, स्ट्रेटेड और स्मूथ। हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेड में लाइंस होती हैं, स्मूथ में लाइंस नहीं होती हैं, पर ये मूवमेंट कराती हैं। हाथ और पैरों का हम अपने इनकी इच्छा से इनको मूव करा सकते हैं, और इनको इच्छा से मूव नहीं करा सकते। पर ये जो हार्ट है ये बीच का है, कि इसके अंदर लाइनिंग है, पर हम इनको अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। तो दोनों की एक एक कैरेक्टर आ गया ना, तो इसलिए हमने इनकी तीसरी कैटेगरी अलग बना दी, कार्डियक मसल, हृदय पेशियां। अब देखिए, तो ये इनवॉलेंट्री मसल है, क्योंकि आपको पता है हार्ट तो खुद ही बीट कर रहा है, वो खुद ही धड़क रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, और एक रिदम में चल रहा है। और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है बिल्कुल ऐसे। परंतु इसकी एक खासियत और है जो कि बाकी दोनों में नहीं है। अब इसकी जो कोशिकाएं हैं इनकी ब्रांचिंग हो सकती है। जैसे ब्रांच आप समझते हैं ना, जैसे पेड़ की ये शाखा है, तो इस शाखा से एक और शाखा निकल सकती है, तो इनको ब्रांचेस कहते हैं। तो इनमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्रांचिंग हो सकती है, मतलब इन दोनों के बीच में भी एक हो सकती है, यहाँ से भी एक हो सकती है, फिर यहाँ से भी एक, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। ब्रांच आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो जब सवाल आए तो ये छोटे छोटे शब्दों का आपको याद रखना है कि रिदम कौन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हृदय पेशियां। ब्रांचिंग कौन शो कर रहा है, हृदय पेशियां शो कर रही है। एक शब्द है यूनिन्यूक्लिएट। यूनि मतलब इनमें केंद्रक एक ही है, जो कि हमने स्मूथ में भी देखा था। तो मतलब इसके स्मूथ से कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं, क्योंकि स्मूथ इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री, ये यूनिन्यूक्लिएट है, एक केंद्रक है, और ये भी एक ही केंद्रक है। परंतु जो हमने स्टेटेड देखे थे वो वॉलेंट्री थे और वो मल्टी न्यूक्लिएट थे। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो हिंदी में देख लेते हैं कि अनैच्छिक पेशियां हैं, लयबद्ध संकुचन और विश्राम दिखाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्मूथ देख लिया, स्ट्रेटिफाइड देख लिया और कार्डियक देख लिया। और इनके अंदर, कार्डियक के अंदर लाइनें होती हैं, इनके अंदर लाइनें होती हैं। मैंने आपको बताया था ये एक कैरेक्टर स्मूथ का रखते हैं, एक कैरेक्टर स्टेटेड का रखते हैं। स्मूथ का ये रखा कि इनवॉलेंट्री, मतलब आप अपनी इच्छा से इनको नहीं मूव करा सकते। और स्टेटेड का क्या रखा कि इनमें रेखाएं होती हैं, इस तरीके से। तो देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, ये बेलनाकार है, शाखित है, मतलब शाखाएं हैं, और एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब हमारा लास्ट उत्तक बच क्या है, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, नर्वस सिस्टम में जितने भी उत्तक पाए जाते हैं वो नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका उत्तक। अब देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी मैसेज जो हमारे दिमाग से हमारे बाकी ऑर्गन्स में जाता है, क्योंकि उनको काम करने के लिए कहीं से मैसेज तो आ रहा है ना, वो हमारे दिमाग से आ रहा है, तो उस मैसेज को हम बोल देते हैं स्टिमुलस। तो वो स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका करती है, न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट कार्य है, और ये सिर्फ नर्वस टिश्यू ही कर सकते हैं हमारे पूरे शरीर में। तो ये ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, किसको, स्टिमुलस को, मतलब उस मैसेज को एक जगह से। तो ये उत्तेजित होने, उत्तेजित मतलब क्या, हमने स्टिमुलस दिया कि अब काम करो, मतलब वो एक्टिवेट हो गया, उत्तेजित हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान से उत्तेजना को तेजी से भेजने का कार्य किसका है, हमारा नर्वस टिश्यू का है। अब देखिए मैंने आपको बताया नर्वस टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर जो एक, आपको पता है ये टिश्यू के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ नर्वस टिश्यू की उस एक कोशिका का क्या नाम है, न्यूरॉन। अब सेल की मैंने आपको बताया था शेप और साइज और स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबसे विभिन्न है, सबसे अलग है ये एकदम। ये हमारा न्यूरॉन बिल्कुल इस तरीके से है कि इसके अंदर हमारी एक सेल बॉडी है, मतलब मेन, जहाँ पे क्या पाया जाएगा, केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेल बॉडी, कोशिका काय। दूसरी है इनसे जो ये शाखाएं निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ध्रुमिका,
और ये जो पीछे ये जो सिलेंड्रिकल लंबा ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं एक्सोन, अक्षतंतु। तो ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है जिस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन ये दे दिए और चौथा कोई और दे दिया कि बोलिए कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट है, तो आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। तो ये क्या करता है, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ से आपके पास में मैसेज आया डेंड्राइट से किसी और न्यूरॉन से, तो इसने लिया और ये मैसेज आगे पहुंचा दिया। अब मैसेज क्या आया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, तो आपके दिमाग से मैसेज आएगा अपने हाथ को मूव करने का। हाथ में क्या मूव करनी है, मसल्स मूव करनी है। तो पहले मैसेज आएगा ना, उस मैसेज को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग। तो मैसेज आया कि मसल को मूव करो और हमने रिस्पॉन्ड किया, मतलब हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और हमने मूव किया और हमने खाना हाथ से उठा के मुंह में डाल लिया। अब ये चीज इतनी जल्दी हो रही है कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि ये सारा मैसेज पे काम कर रहा है, कि हमारे दिमाग से पहले इम्पल्स आ रहा है, वो मसल तक जा रहा है, मसल फिर उसको ले रही है और फिर कार्य कर रही है। ये इतनी तेजी से हो रहा है, मतलब ये न्यूरॉन इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि सब चीजें। और आपने देखा होगा जिनके लकवा हो जाता है, मतलब वो चाहते हैं अपना हाथ को उठाना पर उनका हाथ उठ नहीं पाता है, तो उनमें क्या होता है, ये मैसेजिंग ही खराब हो जाती है। ये इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं, उनके न्यूरॉन्स में गड़बड़ी होती है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है मैसेज, स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो कार्य हमारा नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक करता है। और उसकी जो कोशिका है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा टिश्यू का चैप्टर कर लिया है। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनकी स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन सेम है, मतलब कोशिकाओं का वो समूह जिनकी संरचना भी सेम है और वो कार्य भी सेम ही कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2 प्रकार के अलग अलग होते हैं, पादप में मतलब प्लांट में अलग है, जंतुओं में एनिमल्स में अलग है। प्लांट में हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक अलग है और परमानेंट अलग है। जो विभाजन कर पा रहे हैं, जो डिवाइड हो पा रहे हैं, वह विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, स्थायी है, वो परमानेंट। और फिर हमने देखा मेरिस्टेमेटिक के 4 होते हैं, जो सिरों पर पाया जाता है वो एपिकल शीर्षस्थ, और जो किनारों पे पाया जाता है वो लेटरल, और जो कि बीच बीच में बिंदुओं पर पाया जाता है वो इंटरकैलरी। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर हमने देखा था कि पैरेन्काइम परमानेंट में 2 होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में हमने देखा 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल में क्या होता है, एक ही प्रकार की सेल होती है, और कॉम्प्लेक्स में 2 से ज्यादा होती हैं। तो इसके लिए क्या थे, जाइलम और फ्लोएम। फिर एनिमल टिश्यू में हमने देखा है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, मतलब उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। तो इस तरीके से हमने टिश्यू चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजें कवर कर ली है। इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैं करवा दूंगी। आप नीचे कमेंट में कर बता दीजिए कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी चाहिए, या फिर अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर समझना है तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अपने को डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक है या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी अगर आपको चाहिए कि इस चैनल पे नेक्स्ट अपलोड किया जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, तो उन्हें मुझे हमेशा ऐसे सुनने को मिला है कि उन्हें टिश्यू चैप्टर से खासकर उन्हें हार्ड लगता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले टिश्यू चुना। आपको कोई और चैप्टर करना हो तो आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन